हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के सेकेंड फेब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन दैट। द लिंक हैज बीन गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन क्लिक ऑन दैट। एंड आज 6 आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं और इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। एंड लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट आर्टिकल बेसिकली आपका गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टार्ट्स इंडियाज मैडन प्रोजेक्ट ऑफ ब्लेंडिंग हाइड्रोजन इनटू द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एट इंदौर। तो सबसे पहली बात तो आपको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना चाहिए कि ये क्या होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ब्लेंडिंग का क्या मतलब होता है। आपने इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में सुना होगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग में क्या होता है कि जो इथेनॉल है, जो मेनली शुगर केन से प्रोड्यूस किए जाते हैं एज वेल एज अदर एग्रीकल्चरल वॉट से प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इसको ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है विद द पेट्रोल या फिर गैसोलीन। और आपने E20 E10 टैग भी सुना होगा। क्या है ये E20 E10? तो सिंपली जब हम बात करते हैं E20 की, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि 100% आपका जो लिक्विड फ्यूल है उसमें 20% जो शेयर है वो इथेनॉल की हो जाती है। इसी को हम कहते हैं ब्लेंडिंग। तो गैसोलीन में, पेट्रोल में तो हमने ब्लेंडिंग के बारे में जाना और गवर्नमेंट काफी ज्यादा इनिशिएटिव ले रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन ब्लेंडिंग की, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका नेचुरल गैस है उसमें हाइड्रोजन गैस की ब्लेंडिंग की जाएंगी, तो उसको हम कहेंगे ब्लेंडिंग द हाइड्रोजन। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है अगर हम बात करें इन्वायरमेंट के लिहाज से, एंड अदर सिग्निफिकेंस जो हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले सबसे पहली बात सिलेबस को देख लेते हैं। तो सिलेबस आप देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, और आप इन्वायरमेंट से भी लिंक कर सकते हो, ऐसा कोई बात है नहीं, ठीक है। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट रन कर रही है, उसी के अंतर्गत जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इन्होंने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट, जिसके तहत हाइड्रोजन को मिक्स किया जाएगा, ब्लेंड किया जाएगा नेचुरल गैस सिस्टम में, सो दैट टेक्नो कमर्शियल फिजिबिलिटी स्टैब्लिश की जा सके जब हम हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग करें इन द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप अभी हाल फिलहाल में देख रहे होंगे अपने आसपास में कि पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसके माध्यम से आपको जो गैस है वो आपका पाइप मीडियम से डिलीवर की जाएगी। पहले क्या होता था, सिलेंडर के माध्यम से आप गैस का इस्तेमाल करते थे। अभी क्या हो रहा है, पाइप्ड कनेक्शन के माध्यम से आप गैस यूज कर सकते हो, सिमिलर टू द पाइप ड्रिंकिंग वाटर, है ना। पाइप ड्रिंकिंग वाटर में आपको पाइप के माध्यम से वाटर डिलीवरी होगी, लेकिन उसी प्रकार से अगर हम बात करें आपका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो इसमें आपको पाइपलाइन के माध्यम से गैस एक्सेसिबल हो सकेंगे, और बहुत सारे सिटी में ये आपका कार्य चल भी रहा है। तो ये सिंपल सा मतलब होता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का। इसको और डिटेल से समझें तो आप देख सकते हो, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस सो दैट क्लीनर कुकिंग फ्यूल सप्लाई हो सके, और पीएनजी जो अभी आपका गैस सप्लाई होगा वाया पाइपलाइन, उसको हम पीएनजी रेफर करते हैं, पाइप्ड नेचुरल गैस रेफर करते हैं। तो इट इनेबल्स द सप्लाई ऑफ क्लीनर कुकिंग फ्यूल टू हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल एज वेल एज कमर्शियल यूनिट्स लाइक द सीएनजी, सो दैट व्हीकल्स में भी इस्तेमाल हो सकते हैं थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन। ये सिंपल सा मतलब हुआ, और ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अंडर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट, जिसको आप कहते हो PNGRB एक्ट 2006, इसके तहत कंपनीज को ऑथराइजेशन दी जाती है, अप्रूवल दी जाती है कि वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं इन ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ए कंट्री। तो ये बेसिक मतलब हुआ आपका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन ब्लेंडिंग की जाएंगी इनटू द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, और गवर्नमेंट ने टारगेट भी रखा है कि 15% ग्रीन हाइड्रोजन एटलीस्ट ब्लेंड किया जाए विद द पाइप्ड नेचुरल गैस फॉर द डोमेस्टिक पर्पज या फिर कमर्शियल पर्पज या फिर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए।
15% ग्रीन हाइड्रोजन। और जब हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन तो इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस तो होंगे लेकिन वाया रिन्यूएबल सोर्सेस। अब रिन्यूएबल सोर्सेस कहने का मतलब ये है कि आपका सोलर एनर्जी के माध्यम से, विंड एनर्जी के माध्यम से, ये सब आपके रिन्यूएबल सोर्सेस है। बिकॉज जब भी आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हो तो आपको एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए। तो इसीलिए जो एनर्जी आएंगी अगर वो ग्रीन सोर्सेस से आ रही है, क्लीन सोर्सेस से आ रही है, रिन्यूएबल सोर्सेस से आ रही है तो आपका ग्रीन हाइड्रोजन होगा। उसी प्रकार से अदर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड ऑन द सोर्स, जैसे आपका ब्राउन हाइड्रोजन होता है। तो ब्राउन हाइड्रोजन कैसे डिराइव होते हैं? फ्रॉम द कोल गैसिफिकेशन। उसी प्रकार से ब्लू हाइड्रोजन है, तो ब्लू हाइड्रोजन कैसे डिराइव होते हैं? फ्रॉम द नेचुरल गैस, जिसमें आपका स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग का तरीका अपनाया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन मैंने आपको बताया प्रोड्यूस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस, लेकिन जो एनर्जी दी जाएगी वो आपका रिन्यूएबल सोर्सेस से होगा। ग्रे हाइड्रोजन में क्या होगा? इट विल आल्सो बी प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल गैस। तो ये हमने हाइड्रोजन के प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, उसके बारे में जाना। अब बात करते हैं ब्लेंडिंग हाइड्रोजन जब भी की जाएंगी नेचुरल गैस के साथ तो क्या सिग्निफिकेंस होगा। तो पहली बात तो ये कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन एग्जिस्टिंग नेचुरल गैस पाइपलाइन में बढ़ेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार्बन इंटेंसिटी जो मीथेन की जो इमिट होने वाली थी, हो सकती थी जितनी अमाउंट में, वो कम होगी। क्योंकि आपको पता है मीथेन आपका एक ग्रीन हाउस गैस बेसिकली है। तो उसमें अगर हाइड्रोजन ब्लेंडिंग की जाएंगी तो हाइड्रोजन तो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं, तो जब भी ब्लेंड की जाएंगी तो डेफिनेटली आपका जो कार्बन इंटेंसिटी है, कार्बन इमिट करने की क्षमता है इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वो कम हो सकेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आपका हाइड्रोजन इनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, हाइड्रोजन इनरिच मतलब हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग की गई है सीएनजी में, तो इसमें आप देख सकते हो 70% मोर रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन में देखने को मिलेगा कंपेयर टू द सीएनजी। यानी कि सीएनजी लेट से 100% आपका कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन करती थी, एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, तो जब HCNG का इस्तेमाल होगा तो 70% तक का आपका रिडक्शन हो जाएगा सीएम कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन में। तो आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है काफी टॉक्सिक होते हैं। एंड तीसरी सिग्निफिकेंस बेसिकली हाइड्रोजन को यूज करना काफ़ी ईजियर एंड सेफर भी होता है, बिकॉज इसमें बहुत ही कम एनर्जी कंटेंट हाइड्रोजन के होंगे, जैसे आपका अप टू 30% बाय वॉल्यूम। तो ये तीन सिग्निफिकेंस। और सबसे चौथी इंपॉर्टेंट बात जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो पावर आउटपुट है HCNG का वो बेटर है देन CNG। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाए पावर ऑफ CNG इज बेटर देन HCNG तो गलत होगा, बिकॉज यहाँ पर आपका क्या है, पावर आउटपुट ऑफ HCNG ये बेटर है देन द CNG। लेकिन चैलेंजेस क्या है? तो चैलेंज यही है कि अगर हाइड्रोजन ब्लेंडिंग की जाती है इनटू द नेचुरल गैस तो हो सकता है जिस पाइपलाइन के माध्यम से ये जो आपका ब्लेंडेड हाइड्रोजन या फिर HCNG डिलीवर की जाएंगी, हाइड्रोजन उसके साथ रिएक्ट करके जो मेटल है, जो पाइपलाइन है या फिर जो पॉलीथीन पाइप्स है उसको वीकेन कर दे, कमजोर कर दे और लीकेज के रिस्क बढ़ा दे। तो एक तो ये है। और हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है और अच्छे से याद रखना है प्रोड्यूसेस ओनली वाटर एज बाय प्रोडक्ट, सिर्फ और सिर्फ वाटर एज बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए क्लीन फ्यूल है, इसलिए कोई ग्रीन हाउस एमिशन हाइड्रोजन के बर्न होने से नहीं होगी। ये प्रीलिम्स के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइड्रोजन काफी ज्यादा न्यूज में है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। तो एक आर्टिकल फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल आपका वेटलैंड के बारे में, ठीक है। वेटलैंड द अनसंग हीरोज ऑफ द प्लेनेट। अब व्हाई वेटलैंड इज अनसंग हीरोज ऑफ द प्लेनेट, तो आपको समझना पड़ेगा, वेटलैंड की अहमियत को समझना पड़ेगा, सिग्निफिकेंस को समझना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहली बात तो डेफिनेशन क्या है वेटलैंड की। तो वेटलैंड की अगर हम बात करें तो सिंपल भाषा में अगर कहे, कोई भी लैंड एरिया है जहां पर वाटर कंटेंट है या फिर दैट एरिया इज फ्लडेड विथ वाटर, चाहे वो सीजनली फ्लड हो या फिर परमानेंटली आपका वहां पर वाटर मौजूद हो, जैसे लेक हो गया, एक्वाफायर्स हो गई, या फिर मार्शी एरिया, मार्शी एरिया यानी कि दलदली एरिया जिसको कहते हैं, मैंग्रोव एरिया भी आपका वेटलैंड में आता है, पीटलैंड हो, स्टूरीज हो, कोरल रीफ्स हो, ये सब आपके वेटलैंड के कंपोनेंट में आते हैं। वेटलैंड का जो डिफिनीशन है अंडर द रामसर कन्वेंशन काफी ज्यादा वाइड है, एक बार आप डेफिनेशन खोल के देखना रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड का, तो आपको समझ में आ जाएगा, काफी वाइडर एक प्रकार से
डेफिनेशन होता है वेटलैंड का। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी जानना होगा कि इंडियन डेफिनेशन क्या है वेटलैंड का, तो आप दोनों में अच्छे से डिस्टिंक्शन कर लेना, सो दैट क्वेश्चंस अगर आए तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो इसको डिस्कस करने से पहले लेट्स मूव टू द सिलेबस। वेटलैंड के बारे में तो हमने डिस्कस कर भी लिया है, और बायोडाइवर्सिटी के रेस्पेक्ट में, प्यूरिफिकेशन के रेस्पेक्ट में काफ़ी इसकी अहमियत होती है, इंपॉर्टेंस होती है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो देख सकते हो कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन इसके अंतर्गत आएगा। तो इस साल पहली बार ऐसा हो रहा है सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड जो 1972 में हुई थी, कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है जो हर एक साल Feb 2 को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि जो बीत चुकी है एक दिन पहले, उसको अभी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे के रूप में ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो अगर पूछा जाएगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे सिग्निफाइज व्हाट, तो सिग्निफाइज द वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। और वेटलैंड के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। इंपॉर्टेंस क्या है वेटलैंड का, प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड। तो जाहिर सी बात है वेटलैंड यहाँ पर आपको पता है वेजिटेशन होते हैं, ठीक है, जैसे मैंग्रोव्स को ले लो या फिर अदर मार्शी एरियाज को ले लो, ये कार्बन एब्जॉर्ब करने का प्रयास करते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपका वेजिटेशन होता है। तो वेजिटेशन का कार्य क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है उसको टेक ऑफ किया जाए, अपने अंदर लिया जाए, और जो वेटलैंड है वो ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करती है देन एनी अदर इकोसिस्टम, चाहे वो पेटलैंड हो, एलोन। आप देख सकते हो स्टोरिंग ट्विश एज मच एज द वर्ल्ड फॉरेस्ट, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट जितना आपका कार्बन एब्जॉर्ब करता है उसका दुगना आपका ये वेटलैंड एब्जॉर्ब करता है। तो सिग्निफिकेंस हुआ ना कि अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन इमिशन ज्यादा हो रहा है तो ये वेटलैंड क्या करता है, उस कार्बन को एब्जॉर्ब करने का प्रयास करता है। तो कार्बन अगर एब्जॉर्ब हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एब्जॉर्ब हो रही है, तो मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग से ये हमें प्रिवेंट करने का भी काम करता है। तो इट इज द सिग्निफिकेंस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिग्निफिकेंस। और दूसरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से। देख सकते हो लगभग 1 लाख फ्रेश वाटर स्पीसीज का घर है ये वेटलैंड, जिसमें आपके एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाते हैं। आप हरी के वेटलैंड को देख लो, ठीक है। और भी जो इंडिया में वेटलैंड है, यहाँ पर आप मैप देख सकते हो, यहाँ पर पक्षी आते हैं और भी बहुत सारे स्पीसीज जो इस वेटलैंड पर निर्भर करते हैं। तो ये सब सिग्निफिकेंस है। तीसरा है आपका कि जो वेटलैंड है वो नेचर का शॉक ऑब्जर्वर के रूप में भी एक्ट करता है। शॉक ऑब्जर्वर का मतलब नेचुरल बफर, मान लो कि अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट आया, फॉर एग्जांपल मैंग्रोव्स है, ठीक है, मैंग्रोव्स आपको पता है कोस्टल रीजन में मिलते हैं, खासकर वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में। तो अगर आंधी तूफान आ रही है तो ये जो मैंग्रोव्स हैं ये सब क्या करते हैं, इस स्टॉर्म्स को रोकने का प्रयास करते हैं कि ये सब जो स्टॉर्म्स है वो इंटीरियर में ना इंटर हो सके, एक प्रकार से बैरियर, कि अगर कोई भी एक्सटर्नल वेदर इवेंट होते हैं तो उसको ये रोकने का काम करेंगे। फ्लडिंग का घटना घटती है तो उसको भी ये जो है लिमिट करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात है। तो ये क्या दिखाता है कि वेटलैंड आपका एक नेचर शॉक एब्जॉर्बर है या फिर नेचुरल बफर है जो हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे घटनाओं से प्रोटेक्ट करते हैं, रिड्यूसिंग द फ्लडिंग, है ना, मिनिमाइजिंग द स्पीड ऑफ द विंड, स्पीड ऑफ द स्टॉर्म, जो इम्पैक्ट कर सकते हैं काफी हायर पॉपुलेशन को, जैसे तूफान सब आता है, साइक्लोन सब आता है। तो ये सब जो आपके नेचुरल बैरियर्स है वो प्रोटेक्ट करते हैं कि जो आंधी तूफान है वो ज्यादा स्पीड में हो तो उस स्पीड को कमजोर किया जाए। एंड नेक्स्ट इज योर प्रोविजन ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर बेसिकली इंश्योर करता है, हार्मफुल वास्ट वाटर को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। Along with what, देख सकते हो आप, सस्टेनिंग द लाइवलीहुड ऑफ ओवर 61.8 मिलियन पीपल। कैसे? बिकॉज यहाँ से फूड डिराइव किए जा सकते हैं, फिशिंग हो गया, है ना, एक्वाकल्चर हो गया, तो यहाँ से आपका लाइवलीहुड भी जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चिंताएं भी है। चिंताएं क्या है कि आप देख सकते हो 1700 में जितना भी वेटलैंड पूरे विश्व भर में था, बाय 2000 यानी कि ईयर 2000 आते आते 85% ऑफ द वेटलैंड विच वाज प्रेजेंट इन द 1700 लॉस्ट हो गई हैं। क्यों? मोस्टली बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक या फिर ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटी, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो फार्मिंग एक्सपेंशन हो, लैंड एरिया
जाहिर सी बात एक्सपेंड हुए हैं बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर या फिर अदर प्रोडक्टिव यूजेज ऑफ द लैंड, जिसके कारण जो आपका वेटलैंड एरिया है वो श्रिंक हुआ है, बहुत सारे वेटलैंड जो है डिस्ट्रक्ट हो गए हैं। एंड दीज आर फेसिंग एक्सटिंक्शन बिकॉज इन्वेसिव स्पीसीज भी यहाँ पर अटैक कर रहे हैं इन वेटलैंड इलाकों पर। पॉल्यूशन तो एक है ही है फैक्टर। नेक्स्ट इज योर हैबिटेट लॉस एंड ओवर हार्वेस्टिंग। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है वेटलैंड का। तो पहली बात तो रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन 1971 में अडॉप्ट की गई थी और ये आपको अच्छे से याद रखना है, इट इज इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कि कैसे हमें वेटलैंड को कंजर्वेशन करना है अलोंग विद वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। यहाँ पर आपको याद रखना है कि रामसर कन्वेंशन ये नहीं बोलता कि यूज नहीं करो वेटलैंड का, है ना, यहाँ पर बोलता है वाइज यूज करो वेटलैंड का, सस्टेनेबल यूज करो वेटलैंड का एंड देयर रिसोर्सेज। ठीक है, तो उसके लिए आपका रामसर कन्वेंशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, और ये जो एसडीजी गोल 6 ये क्या कहता है, मैंडेट करता है कि जितने भी देश हैं वो कमिटेड हो टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द वेटलैंड बाय 2030। नेक्स्ट इज योर प्रोटेक्टिंग द वेटलैंड, ये प्रायोरिटी है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। एंड साथ ही साथ स्पेशल फोकस भी है यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो आपका 2021 से 2030 तक चल रही है। डिकेड मतलब 10 साल होते हैं, तो 2021 से 2030 इज द यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया ऑल दीज आर्टिकल। यहाँ पर आपके लिस्ट दिए गए हैं वेटलैंड साइट ऑफ इंडिया अभी जो रिसेंटली ऐड हुए हैं, ये आपको याद रखने 3-4 जो है रिसेंटली ऐड हुए। आई थिंक कि अब तो टोटल 48 वेटलैंड हो चुके हैं। तो एक बार आपको अच्छे से याद रखने हैं इसके लोकेशन की कहाँ पर है ये वेटलैंड। लेटेस्ट एडिशन जो हुए हैं वो आपको मैगजीन में मिल ही जाएंगे। सो फ्रेंड्स वी डिस्कस आर्टिकल नंबर 2, लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मेक्स इंडक्शन ऑफ वुमेन फाइटर पायलट इन IAF ए परमानेंट स्कीम। आपको पता है पहले से ही ये जो इश्यू है कि वुमेन को शॉर्ट सर्विस कमीशन एलोकेट की जाती थी, लेकिन बहुत बार जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया उसके बाद अभी हाल फिलहाल में फैसला आया था कि महिलाओं को भी आपका इंडक्शन होना चाहिए, इंक्लूड किया जाना चाहिए इनटू द डिफेंस सर्विसेज। और इवन अभी 2021 का रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, आपको पता है कि वुमेन को अलाउ की गई है टू फेस द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, सो दैट उन्हें भी ऑफिसर्स के रूप में पद मिल सके इन द डिफेंस सर्विसेज। तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या फिर वुमेन इक्वलिटी के लिए, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। हालांकि यहाँ पर वुमेन से रिलेटेड इश्यू है, साथ ही साथ इसमें भी आपका टैग कवर होगा वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। हालांकि ये आपका वुमेन से रिलेटेड इश्यू भी है, ठीक है, तो दोनों है। तो आप देख सकते हो मिनिस्ट्री यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब डिसाइड किया है कि जो एक्सपेरिमेंटल स्कीम चलाई जा रही थी फॉर द इंडक्शन ऑफ वुमेन फाइटर पायलट्स इन द IAF, उसको परमानेंट स्कीम में कन्वर्ट किया जाएगा। और अभी फिलहाल 16 वुमेन को कमीशन किया गया फाइटर पायलट्स के रूप में आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल स्कीम फॉर दैट इंडक्शन। एंड अब बात करते हैं क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुई हैं वुमेन के इंक्लूजन को लेकर इनटू द डिफेंस फोर्सेस, डिफेंस आर्मी या फिर इन द डिफेंस सेक्टर। तो देख सकते हो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो वुमेन है उनको अलाउ किया जाए टू फेस द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम, जिसके माध्यम से डिफेंस सर्विसेज के पदों को एसेस किया जाता है, सो दैट उनको भी ऑफिसर्स के पद मिल सके इन द डिफेंस सर्विसेज। एंड उसके बाद यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद सेंटर ने भी इन्फॉर्म किया है कि तीनों के तीनों जो सर्विस चीफ है, एयर हो, नेवी हो आपके या फिर आर्मी, इन सबों ने एग्री भी किया है कि ठीक है परमानेंट कमीशन महिलाओं के लिए एलोकेट की जाएंगी और उनको एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी एंट्री मिलेंगी। और अभी आप देख सकते हो वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है इनटू द डिफेंस सेक्टर कितनी कम है, मार्जिनल है। इंडियन आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें या नेवी की बात करें तो इंडियन आर्मी में ओनली 0.56% जो है वो महिलाएं हैं, और एयरफोर्स में देख सकते हो ओनली 1.08% ओनली फीमेल कैंडिडेट। एंड जो आपके नेवी की बात करें तो 6.5% ऑफ द फीमेल कैंडिडेट्स। तो आप समझ सकते हो काफी लोअर रिप्रेजेंटेशन है। और आखिरकार ये लो नंबर ऑफ वुमेन
क्यों है आर्म्ड फोर्सेस में, वाई सच ए लो शेयर। तो एक तो ये है कि लो एक्सेप्टेंस होता है महिलाओं का, कहने का मतलब ये है कि जो मेल सोल्जर्स होते हैं वो एक प्रकार से लो एक्सेप्टेंस फील करते हैं वोमेन का इनटू द लीडरशिप रोल्स। तो एक तो ये है आपका, ठीक है। एंड दूसरा है आपका वल्नरेबिलिटी टू द सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो ये भी एक इशू आ सकती है। नेक्स्ट इज योर फिजिकल लिमिटेशंस, नेक्स्ट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, यानी कि वोमेन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जैसे सेपरेट टॉयलेट्स नहीं होना, तो ये सब इशू भी फेस किया जाता है। और इतना ही नहीं, जो बबीता पुनिया केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोमेन को परमानेंट कमीशन ग्रांट की जानी चाहिए और साथ ही साथ प्रमोशंस भी दी जानी चाहिए विच शुड बी इक्वल टू देयर मेल काउंटर पार्ट। तो ये केस भी याद रखने हैं आपको। बबीता पुनिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि परमानेंट कमीशन ग्रांट की जानी चाहिए। तो और अभी आप देख सकते हो नाउ दिस हैज बीन अलाउड, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आपका अब वुमेन फाइटर पायलट्स को आईएएफ में तो एंट्री एलोकेट कर ही दी है, वो भी परमानेंट स्कीम के तहत। तो ये बात निकल कर आती। और हाल ही में ये भी डिसाइड किया गया था कि सैनिक स्कूल्स ओपन किए जाएंगे तो फीमेल स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव है इनटू द डिफेंस सर्विसेज। तो ये आपके सैनिक स्कूल्स ओपन कर दिए गए हैं। एनडीए में अब महिलाएं भी फॉर्म भरकर सर्विसेज अवेल कर सकती हैं, ऑफिसेस अवेल कर सकती हैं। अलोंग विथ सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आप मेंशन कर सकते हो। तो ये सब कुछ बातें हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी मार्क्स 50 ईयर्स ऑफ इट्स इंसेप्शन। तो इस रिपोर्ट के बारे में बेसिकली डिस्कस करना है और यूएनईपी के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि यूएनईपी काफी इंपॉर्टेंट संस्था है, बार बार नाम सुनते होंगे। तो जो एनुअल रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता रहा है, 50 ईयर्स हो चुके हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस करनी है। तो लेट्स मूव टू द सिलेबस। तो सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हो इट विल कम अंडर कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, इसको आप लिंक कर सकते हो इससे भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। हालांकि यूएनईपी एक इंस्टीट्यूशन ही है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ही है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो आपका रिपोर्ट है वो 3 एक्शंस को आइडेंटिफाई करता है अंडर द प्लेनेटरी एक्शन। तो पहला है आपका क्लाइमेटिक एक्शन, दूसरा है आपका नेचर एक्शन, तीसरा है आपका केमिकल एंड पॉल्यूशन एक्शन। क्लाइमेट एक्शन में जैसे फॉर एग्जांपल इसके तहत क्या क्या एक्शन लिए गए हैं, नेट जीरो एसेट ऑनर अलायंस है, इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी सेटअप की गई है, सीड कैपिटल असिस्टेंट फैसिलिटी है सो दैट लो कार्बन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिल सके। नेचर एक्शन क्या है, नेचर एक्शन में हम नेचर रिलेटेड सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसे एडॉप्शन ऑफ सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग अलोंग विथ जो आपका यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, तो ये सब नेचर बेस्ड एक्शन है। तीसरा आपका केमिकल एंड पॉल्यूशन एक्शन, तो इसमें आपका ग्लोबल असेसमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, रेजिंग अवेयरनेस हजार्डियस लीड को लेकर इन द बैटरीज, तो ये आपके केमिकल एंड पॉल्यूशन एक्शन के तहत हो गए। तो बात इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स के लिए यूएनईपी है ना। तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केन्या में। और यूएनईपी को 1972 में स्टैब्लिश किया गया था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के तहत। और ये क्या है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, तो बेसिकली ग्लोबल अथॉरिटी है जो इन्वायरमेंटल एजेंडा को सेटअप करती है कि इन्वायरमेंट के फील्ड में क्या क्या आगे करनी चाहिए और कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशन किए जाने चाहिए जो भी एक्शन लिए जाएंगे। एंड ये जो आपका यूएनईपी है 193 मेंबर स्टेट्स के साथ मिलकर, जिसमें भारत भी एक सदस्य कार्य करता है। और इतना ही नहीं, इसमें वेरियस रिप्रेजेंटेटिव जैसे सिविल सोसाइटी के, बिजनेसेस के, अदर मेजर ग्रुप्स एंड स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो 7 ब्रॉड थीम एरियाज ऑफ वर्क है, कौन कौन से फोकस एरिया हैं जो आपका ये यूएनईपी संस्था कार्य करती है, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर, डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन, इकोसिस्टम मैनेजमेंट को लेकर, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस को लेकर, ये कीवर्ड याद रखना, काफी अच्छा कीवर्ड, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, केमिकल एंड वेस्ट, रिसोर्स एफिशिएंसी, इन्वायरमेंटल अंडर रिव्यू, ये सब कुछ कंपोनेंट है। और ये डिपेंड करता है आपका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पर। आपको याद रखने 95% ऑफ इट्स इनकम जो भी यूएनईपी को आते हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे आते हैं, है ना। कोई मैंडेट नहीं है कि देना ही है, वॉलंटरी बेसिस पर जिसको देना है वो दे सकते हैं।
एंड ये आपका इन्वायरमेंट असेंबली भी होस्ट करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली होस्टेड बाय यूएनईपी, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन्वायरमेंट को लेकर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। अब बात करते हैं कौन कौन से मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स यूएनईपी के अंतर्गत यूएनईपी के निगरानी में की गई हैं। तो इसको अच्छे से याद रखना है, वैसे तो आपको ये सब चीजें पढ़ी हुई होंगी। तो ये जो आपका मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है जो यूएनईपी के अंतर्गत करी गई है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि ये एडमिनिस्टर करता है या फिर सेक्रेटेरिएट फंक्शंस प्रोवाइड करता है फॉर दीज मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स, जैसे आपका सीबीडी है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए कार्य करता है। और फिर है आपका साइट्स, ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ विल्ड फ्लोरा एंड फौना, इसको लेकर ये कन्वेंशन है, सो दैट जो भी ट्रेड किए जाते हैं इन स्पीसीज का वो इन अकॉर्डेंस टू द इंटरनेशनल लॉ एंड रेगुलेशंस के आधार पर हो, ऐसा ना कि इलीगल ट्रेड किए जा रहे हो। नेक्स्ट इज योर कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ विल्ड एनिमल, सीएमएस जिसको आप कहते हैं। नेक्स्ट इज योर बेसल कन्वेंशन, जिसके तहत जो हजार्डियस वॉस्ट हैं और उसका जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में मूवमेंट होता है, तो उसको रेगुलेट किया जाए, सो दैट जिस देश में मूव किया जा रहा है ऐसा ना हो कि वो देश जो है इन हजार्डियस वेस्ट के कारण उसकी जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के लोगों की जो हेल्थ है वो प्रभावित हो जाए, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी की हेल्थ है वो प्रभावित हो जाए। ये है आपका बासेल कन्वेंशन। नेक्स्ट इज योर रोटरडैम कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड, कि भाई साहब अगर आपको सर्टेन हजार्डियस केमिकल इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना है, तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, प्रेयर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, है ना। नेक्स्ट इज योर स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, एंड वी हैव द मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, एंड वी हैव द वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखने, हालांकि एक एक जो कन्वेंशन है काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। बस एक दो पॉइंट आपको याद रखने की, हाँ ये बेसल कन्वेंशन ये किससे डील करता है, रोटरडैम कन्वेंशन किससे डील करता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे डील करता है। तो फॉर एग्जांपल एक बार प्रीलिम्स में शायद मिनीमाटा कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो मिनीमाटा कन्वेंशन डील्स ऑन मरकरी, वियना कन्वेंशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो ऐसे याद रखनी है आपको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इंडिया इम्पोजेस 30% टैक्सेस ऑन प्रोसीड्स ऑफ डिजिटल एसेट। तो इस कहने का मतलब यह है कि जो आपका यूनियन बजट 2022 लाया गया है, इसके तहत जो भी डिजिटल एसेट्स है उसके ऊपर 30% टैक्स लगाए जाएंगे, है ना। तो डिजिटल एसेट क्या है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, अब क्रिप्टो करेंसी है और उसका ट्रांजेक्शन किया जाएगा, ठीक है, तो उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बात है, तो इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो सिलेबस। तो देख सकते हो गवर्नमेंट बजटिंग इसके अंतर्गत आ जाएंगी ये। तो यूनियन बजट 2022 में ही ये प्रपोज किया गया है कि कोई भी इनकम अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट से आती है, जैसे आपका क्रिप्टो करेंसी ही हो गया, तो वो 30% टैक्सेबल होगी। 30% टैक्स देना पड़ेगा वर्चुअल डिजिटल एसेट से जो भी इनकम आ रही है। और इतना ही नहीं, 1% टैक्स डिडक्ट किया जाएगा एट सोर्स, टीडीएस काटा जाता है, बेसिकली 1% टीडीएस काटा जाएगा ऑन द पेमेंट्स अगर की जा रही है फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट। और कोई भी लॉस अगर होता है ऑन सच ट्रांजेक्शन तो उसको सेट ऑफ नहीं किया जाएगा अगेंस्ट एनी अदर गेन। एंड वर्चुअल करेंसीज की अगर गिफ्ट दी जाती हैं तो ये भी याद रखना है वो भी टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट, यानी कि जो रिसीव करेगा उस वर्चुअल करेंसीज को एज ए गिफ्ट तो उसको भी टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो गिफ्ट ऑफ वर्चुअल करेंसीज इज ऑल्सो टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, तो इसका एक बेनिफिट ये होगा कि जो पर्सन क्रिप्टो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है वो अब टैक्स नेट के दायरे से बाहर नहीं रहेगा, वो भी इंक्लूड होगा, क्योंकि आपको पता है काफी ज्यादा प्रॉफिट अर्न किए जा रहे हैं आजकल क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। तो एक प्रकार से सरकार भी इनसे टैक्स वसूल सकती है। नेक्स्ट इज योर जो ये बेसिकली अगर लेट्स से गवर्नमेंट चाहती है कि डिजिटल या वर्चुअल करेंसी के ट्रेड पर थोड़ी सी कंट्रोल की जाए, तो इस माध्यम से टैक्सेशन के माध्यम से
वो किया जा सकता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी में बार बार गवर्नमेंट बोलती है कि इन्वेस्ट ना करें, रिस्की है, तो टैक्स लगाने के माध्यम से एक प्रकार से डिमोटिवेशन वाली फीलिंग क्रिएट की जा सकती है टू द इन्वेस्टर कि भाई साहब इन्वेस्ट नहीं करो, अदरवाइज टैक्स तो लगेंगे ही, सो दैट मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इवेंट ना हो सके, टेररिस्ट फाइनेंसिंग वाले इवेंट ना हो सके, और प्राइस वॉलेटिलिटी तो होती है। और आप देख सकते हो एक डाटा के अनुसार लगभग 15 मिलियन से 20 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स भारत में, आप समझ सकते हो 15 मिलियन से 20 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। आप समझ सकते हो कि ये जो आपके क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि क्रिप्टो करेंसी खुद एक वॉलेटाइल नेचर का, प्राइस इसकी वॉलेटिलिटी के आधार पर चेंज होते रहती है, सो रिस्क भी है इसमें। और लगभग टोटल क्रिप्टो होल्डिंग लगभग आपका 40,000 करोड़ रुपए का अभी भारत के इन्वेस्टर के पास है। एंड क्रिप्टो करेंसी को एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, नॉट करेंसीज। तो ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो करेंसीज वो आपका एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, नॉट करेंसी, दैट्स व्हाई इट इज टैक्सेबल। एंड ऑल्सो बाय 2023 आरबीआई जो है अपनी तरफ से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने वाली है ना। तो ये तो सीबीडीसी की बात एक साल पहले से ही चल रही है, और ये हमेशा याद रखना है कि ये जो आपका आरबीआई की तरफ से सीबीडीसी लाई जाएगी, एक प्रकार से जो आपका फिजिकल करेंसी है उसी का एक डिजिटल फॉर्म होगा। ये भी एक लीगल टेंडर होगा विच विल बी इश्यूड बाय सेंट्रल बैंक बट इन डिजिटल फॉर्म। और अच्छे से याद रखना है, इट इज सेम एज फायट करेंसी। फायट करेंसी जैसे आपका इंडियन रुपी है जो गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है, उसी को हम कहते हैं फायट करेंसी। तो इट विल बी सेम एज द फायट करेंसी लाइक द रुपी और डॉलर, और एक्सचेंजेबल हो सकेंगे 1 to 1 विद द फायट करेंसी, जैसे आपका फिजिकल करेंसी भारत की है। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। मेराइन हीट वेव्स ओवर इंडियन ओशियन आर रिड्यूसिंग मॉनसून रेन ओवर द सेंट्रल इंडिया, ये स्टडी आई है। तो ये जो मेराइन हीट वेव की घटनाएं है, मेराइन हीट वेव का मतलब क्या हुआ कि जो आपका ओशियन बॉडी है वहाँ जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, तो ये मेराइन हीट वेव की कंडीशन क्रिएट करती है। ठीक है, अब ये मेराइन हीट वेव के कारण जाहिर सी बात है, क्योंकि मॉनसून हमारा इंडियन ओशन से गुजर कर आता है, तो इसके कारण मॉनसून पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और अगर मॉनसून पर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे इसको एक अच्छे से समझिए आप, ये भारत का मैप है लेट्स से, ठीक है, ये आपका सदर्न पेनिनसुला है और ये आपका अरेबियन सी है। ठीक है, अब ये जो आपका मेराइन हीट वेव लेट्स से अरेबियन सी में देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर अरेबियन सी का जो टेम्परेचर है बढ़ता जा रहा है। तो जो भी विंड मॉनसूनल विंड आ रही है, तो ये मॉनसूनल विंड इस लो प्रेशर रीजन में ज़्यादा डोमिनेट कर जाएंगी, लो प्रेशर रीजन में ज़्यादा डोमिनेट कर जाएंगी। तो इसका मतलब ये जो कोस्टल रीजन है अरेबियन सी के अलोंग, यहाँ पर आपका ज़्यादा बारिश होगा, लेकिन सेंट्रल इंडिया में बारिश कम पहुँचेंगी, बिकॉज लो प्रेशर रीजन तो यहाँ पर डोमिनेट है, कोस्टल रीजन या फिर अरेबियन सी के आसपास। तो इसका परिणाम क्या होगा कि सेंट्रल इंडिया में जाते जाते जो रेनफॉल है बहुत ही कम हो जाएंगी। तो यही रिपोर्ट आपका कह रहा है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जाना। और ये जो स्टडी है ये कंडक्ट किया गया है बाय द सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में लोकेटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। और इसी में जो संस्था है क्लाइमेट फॉर सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च, इसके द्वारा स्टडी कंडक्ट की गई है। ये याद रखना है, इट इज नॉट कंडक्टेड बाय आईएमओ इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बट बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। उसके अंतर्गत आपका है सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्या की फाइंडिंग है? तो वही मैंने आपको बताया, देख सकते हो वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन, इसने एक्सपीरियंस किया है लार्जेस्ट इंक्रीज इन मेराइन हीट वेव। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन मतलब क्या? अरेबियन सी वाला रीजन। ठीक है, इन्होंने लार्जेस्ट इंक्रीज इन मेराइन हीट वेव एक्सपीरियंस किया है। देख सकते हो लगभग 10 सालों में 1.5 इवेंट मेराइन हीट वेव के हो चुके हैं। उसके बाद आपका नॉर्थ बे ऑफ बंगाल का नंबर आता है, जहां पर 10 सालों में 0.5 इवेंट या फिर 20 सालों में एक मेराइन हीट वेव के इवेंट आए हैं। अगर हम बात करें ड्यूरिंग द पीरियड 1982 से लेकर 2018, ठीक है, तो इस पीरियड की बात की जा रही है। इस पीरियड में वेस्टर्न इंडियन ओशन में 1.5
मेराइन हीट वेव के इवेंट पर डिकेड, और इसी पीरियड में नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में इधर वाले रीजन में 0.5 इवेंट पर डिकेड। अब बात करते हैं कि ये जो आपका मेराइन हीट वेव की घटनाएं बढ़ती दिख रही है, जो हमने अभी डाटा के माध्यम से देखा, इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण मॉनसून में कमी आ रही है सेंट्रल इंडिया में। और कारण मैंने आपको बताया कि क्यों कमी आ रही है, बिकॉज जो लो प्रेशर अट्रैक्शन वो अब तो आपका अरेबियन सी वाले रीजन में हो गया, कोस्टल रीजन में हो गया, तो इसके कारण रेनफॉल इंटर नहीं कर पाती इंटीरियर ऑफ द इंडिया, तो ये कारण है। और इंटीरियर ऑफ इंडिया मतलब क्या हुआ? सेंट्रल इंडिया, जैसे मध्य प्रदेश। दूसरा है आपका इन्हांसमेंट ऑफ मानसून रेन ओवर द सदर्न पेनिनसुलर रीजन, तो ये बात भी सही है कि ये जो आपका अटैच्ड रीजन है अरेबियन सी के, यहाँ पर रेनफॉल बढ़ रही है धीरे धीरे। और ये जो चेंजेज है क्यों हो रहे हैं? बिकॉज मॉनसून विंड में बदलाव देखने को मिलेंगे। क्यों बदलाव देखने को मिलेंगे? बिकॉज ओशन टेम्परेचर में चेंजेज आ रही है बिकॉज ऑफ द हीट वेव, तो इसके कारण। और मेराइन हीट वेव की बात करें तो इसको डिफाइन किया जाता है जब सी वाटर का जो टेम्परेचर है एक्सीड कर जाता है सीजनली वेराइंग थ्रेशोल्ड, यानी कि लेट से कि ऑन एवरेज सी वाटर टेम्परेचर होता है 23 डिग्री। अब 5 कंजिक्यूटिव डे, मिनिमम 5 कंजिक्यूटिव डेज में ये देखा जाता है कि अगर 23 डिग्री से ऊपर है टेम्परेचर, तो मान के चलिए मेराइन हीट वेव की कंडीशन आ गई, ठीक है। तो ये बात है। तो मेराइन हीट वेव इज डिफाइंड व्हेन सी वाटर टेम्परेचर एक्सीड्स ए सीजनली वेराइंग थ्रेशोल्ड या फिर एवरेज थ्रेशोल्ड कह सकते हो फॉर एटलीस्ट 5 कंजिक्यूटिव डे। कॉजेज क्या है मेराइन हीट वेव के? तो ओशियन वार्मिंग, पहली बात तो ये इन द इंडियन ओशियन, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये एल नीनो जैसे इवेंट जो आते हैं जिसके कारण आपका जो आपका जो पेरू चिली कोस्ट है वो वार्म अप हो जाता है, और जो ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट है वो आपका रिलेटिवली कूलर हो जाता है, और इसका इफेक्ट इंडियन ओशियन में देखने को मिलता है, तो ये भी एक कारण है। और दूसरा है आपका सोलर रेडिएशन में पीक हो जाना बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, एंड इसके कारण आपका इवोपोरेटिव कूलिंग में कमी आ जाना बिकॉज ऑफ द वीक विंड्स। एंड वेस्टर्न इंडियन ओशियन में ये जो वीक विंड है ये कहीं ना कहीं क्या करेंगी, आप देख लो, जैसे ही वीक विंड आएंगी तो आपको ही पता है जो आपका ओशियन करंट है वह विंड के द्वारा ड्राइव होती है। अब वीक विंड रहेंगी तो क्या होगा, हीट जो ट्रांसपोर्ट करने वाली थी ओशियन करंट वो उतनी अमाउंट में नहीं कर पाएंगी फ्रॉम द नियर इक्वेटोरियल रीजन जहां पर हीट ज्यादा रहती है टुवर्ड द नॉर्थ जहां पर हीट कम रहती है। तो ओशन करंट का तो कम मतलब यही होता है कि हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। तो जब वीक विंड रहेंगी तो क्या होगा, मेराइन हीट वेव इंटेंसिफाई हो जाएंगे इनटू द रीजन। तो ये बेसिक है। सो फ्रेंड्स, हमने ये डिस्कस किया ऑल दीज 6 आर्टिकल्स, होप यू अंडरस्टूड इट। एंड आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आ रही है तो यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज डिस्कशन।